दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरु मंत्रा 79 में। मैं प्रभात चंद। दोस्तों, पिछले में द्वितीय चरण पूरा ख़त्म कर दिया था मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आज तृतीय चरण, जो सबसे इम्पोर्टेंट चरण भी है, गांधी, क्योंकि यहीं इनके ही चरण में पूरी फिर इनका जो पीरियड है 47 तक है, मतलब आज़ादी तक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर उसमें से आता है, चरण में से, क्योंकि इसमें जितनी भी घटनाएं हुई सभी चीज़ें, ये जो है भारत को पूरा आज़ाद दिलाने तक का पूरा पीरियड है। ठीक है, तो गांधीवादी चरण के जो सबसे मुख्य एक प्रकार से नेता थे, तो आपको पता है गांधी, उन्हीं के नाम से ही पूरे उसका पड़ा हुआ गांधी जी। तो पहले हम थोड़ा सा, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो कोशिश करूंगा या तो छोटे में करने का, या तो फिर 2 वीडियो बना दूंगा, आप लोग देखिएगा। तो गांधी के बारे में सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखेंगे। उनका सामान्य परिचय, गांधी जी के विचार, जिसमें आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विचार गांधी जी के थे। उसके बाद इनका दक्षिण अफ्रीका में गांधी, इन्होंने जो किया, तो ये गांधी के एक छोटा सा एक चरित्रों को हम कोशिश करेंगे एक यहाँ पे बनाने की, क्योंकि गांधी अपने आप में इतने बड़े टॉपिक हैं, इतने बड़े राजनेता थे, आपको पता है कि वो पूरी खुद में एक किताब थे, तो उनके बारे में बताएंगे तो पूरी किताब बन जाएगी। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में उनको ज़्यादा से बेहतर तरीके से हम आपको समझा सकें। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले बात करते हैं। गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 में, कहाँ हुआ था? पोरबंदर। ये पड़ता है काठियावाड़ तट पर, गुजरात में, जो गुजरात समुद्र के किनारे है, तो वहाँ काठियावाड़ तट पड़ता है, वहीं पे पोरबंदर है। तो 1869 में इनका एक उच्च वर्ग में इनका जन्म हुआ था, मतलब काफ़ी खाते पीते घर के थे, काफ़ी मतलब संपन्न थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये 1889 में चले गए 2 साल के लिए, कहाँ पे? इंग्लैंड, बैरिस्टर के लिए इंग्लैंड चले गए। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से क्या किया, उसके बाद वहाँ से चले गए ये साउथ अफ्रीका। लगभग 21 वर्ष की उम्र में गए और लगभग इतने ही साल वहाँ पर इन्होंने गुजारे। ठीक है, लगभग 1913 तक वहीं थे, 13-14 तक। उसके बाद ये भारत वापस लौटे। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने कुछ कार्य किए। क्या काम किया उन्होंने वहाँ साउथ अफ्रीका में जाकर? मेनली इनका जो राजनीतिक वो स्टार्ट हुआ था, उसकी जो आधारशिला हुई थी वहीं साउथ अफ्रीका से ही स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म और नटाल, वहाँ पर उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म और नटाल कांग्रेस की स्थापना की वहाँ पर। अब ये क्या था, ये अभी ये देखेंगे तो आगे। ये इनका एक सामान्य जीवन परिचय था, छोटा सा। पैदा कब हुए, कहाँ से पढ़े, फिर कहाँ अफ्रीका गए, उसके बाद ये भारत आ गए थे। तो इतना चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो ये थोड़ा सा भी आंदोलन को थोड़ा हम छोड़ देते हैं, पहले भी थोड़ा गांधी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे, इसको आगे, इनके चरण को आगे से सब पढ़ा के सीधा स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं, परिचय तो हो गया, अब बात करते हैं गांधी जी के विचार एवं दर्शन। गांधी जी के विचार कैसे थे, उनके सिद्धांत या दर्शन जिसे कह लीजिए, उनकी सोच कैसी थी, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक, ये सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक पे। तो आध्यात्मिक को अगर जाने तो उसमें सबसे पहला सत्याग्रह। इनका सत्याग्रही विचार जो था, गांधी जी इस पे जो सत्याग्रह के सिद्धांत को बहुत मानते थे। सत्याग्रह मतलब सत्य पर अडिग रहते हुए किसी का अन्याय का, किसी शोषण का, उसका जो है विरोध करना, सत्य पर। ठीक है, सत्य पर अडिग रहते हुए, ये इनके ये वाले विचार थे। ठीक है, विरोध की एक अलग परंपरा थी, जिसे कहते हैं सत्याग्रह। दूसरा बात करते हैं अहिंसा। गांधी जी अहिंसा में भी काफी विश्वास रखते थे। ठीक है, ये अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी कहे जाते थे। तो अहिंसा से इनका तात्पर्य था मनसा, वाचा और कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और कर्म से किसी तरह की हिंसा को ये पसंद नहीं करते थे। अब जैसे हम
शारीरिक तौर पे तो किसी लड़ नहीं रहे हैं या हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में उसके प्रति बड़ा द्वेष रखे हुए हैं, तो ये भी एक हिंसा है। मन से विचार अगर लेके आ रहे हैं तो विचारों में भी एक वो हिंसा है। तो कर्म तो है ही, अगर आप किसी के साथ मारपीट कर रहे हो तो वैसे भी हिंसा हो गई। तो गांधी जी मानते थे मन से, वचन से और कर्म से किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी है, ये इसके बड़े समर्थक थे। ठीक है, तो इनका सत्याग्रह था, अहिंसा था। इनका एक विचार था साधन व साध्य की पवित्रता। साधन व साध्य की पवित्रता कहने का इसका मतलब यह है कि गांधी जी कहते थे अगर आपका कोई टारगेट या लक्ष्य, या उसको साध्य कह लीजिए, लक्ष्य, टारगेट या साध्य पवित्र है, मतलब हम किसी अच्छे कार्य को करने वाले हैं, मान लीजिए गरीबों के लिए कुछ करना है या कोई भी अच्छा कार्य हम करने जा रहे हैं, वो हमारा एक लक्ष्य है अगर, तो उसको पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, वो भी पूरी शुद्ध होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें गरीबों के लिए कोई भला करना है तो अमीरों का मर्डर करके उसका पैसा लाके हम गरीबों में बांट दें। टारगेट अच्छा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हम रास्ता अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वो भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए। तो यही गांधी जी का था, साधन एवं साध्य की पवित्रता। अगर साध्य हमारा पवित्र है तो उसको करने में जो साधन लगना चाहिए, जो प्रक्रिया है, पूरा जो कार्य है, वो भी पवित्र होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बीज का और फल का। बीज हमारा क्या हो गया, फल हमारा साध्य हो गया और बीज हमारा साधन हो गया। अर्थात अगर बीज खराब होगा तो फल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इनके साधन व साध्य का था। ठीक है, समझ में आ गया ये साधन और साध्य कि मतलब अगर हम कोई अच्छा विचार ले रहे हैं तो उसका जो है तरीका भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भला करने के लिए बुरा काम कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजनीतिक विचार, ये इनके भी आध्यात्मिक थे। अब सेकंड बात करते हैं इनके राजनीतिक विचार कैसे थे। राजनीतिक विचार, अब राजनीतिक विचार, गांधी जी धर्म में जो है अराजकतावादी, ये अराजकता, एनार्की, अराजकतावादी व्यवस्था को पक्षधर थे। अब आप कहेंगे अराजकतावादी मतलब अराजकता फैली रहे, कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये कहते थे कि इंसान को किसी भी राज्य नाम की जो मैकेनरी है, मतलब जो पुलिस है, प्रशासन है या नियम कानून कायदे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर व्यक्ति के गुणों को, मतलब उसके नैतिक गुणों को, उसकी अंतरात्मा को ऐसे विकसित किया जाए कि मतलब वो व्यक्ति स्वयं से ही जो है कंट्रोल हो, उसको किसी कानून की आवश्यकता ना हो। जब उसके नैतिक गुण इतने अच्छे होंगे तो वो कोई कानून तोड़ेगा ही नहीं, और जब वो कोई कानून तोड़ेगा ही नहीं तो उसे किसी मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो गांधी जी बेसिकली ये कहते थे कि व्यक्ति का जो है उसके आंतरिक गुणों का विकास करो, जिससे वो अंदर से इतना कंट्रोल्ड हो, इतना डिसिप्लिन्ड हो कि कोई कानून उसको तोड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा इनके एक और विचार था राजनीति में ही, इन्होंने राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अब राम राज्य कहने का मतलब एक धार्मिक राज्य नहीं। लोग कहेंगे अरे राम राज्य मतलब इन्होंने धर्म की बात की। धर्म नहीं, यहाँ राम राज्य केवल राम के नाम पर एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अभी तक गांधी जी को लोग बहुत अलग तरीके से जानते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अब आज जो बताऊँगा आपके मन में शायद गांधी जी के लिए एक अलग छवि बन जाए। अच्छी बुरी वो नहीं पता, वो अपने से डिसाइड करिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरे गांधी जी को डिस्क्राइब करने का। तो ठीक है, तो राम राज्य का मतलब कोई धार्मिक स्टेट नहीं था, मतलब केवल राम के नाम पर एक ऐसे कल्याणकारी राज्य, कल्याण मतलब वेलफेयर वाला, जो सबके लिए भलाई करे, जहाँ पर लोग एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, कोई किसी का शोषण ना करे, ठीक है, कोई किसी का हक ना मारे, सभी बराबर हों, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको समान सम्मान मिले। तो राम राज्य कहने का अर्थात एक कल्याणकारी समाज की इनकी अवधारणा थी। तो राजनीति में ये राम राज्य की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया। इनकी एक और थी इसमें कि गांधी जी राजनीति में धर्म के प्रयोग को मानते थे। धर्म का प्रयोग, अब कहोगे धर्म का प्रयोग कैसे? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो धर्म होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, किसी को भी गलत करना नहीं सिखाता। ठीक है, तो उसी तरह गांधी जी ने कहा था कि अगर राजनीति में धर्म का प्रयोग हो, धर्म का कहने का मतलब अगर वो जिस धर्म का व्यक्ति है, अगर उस धर्म के आचरण को करता है तो कहीं भी वो गलत नहीं करेगा।
तो इसीलिए उन्होंने इस आधार पर गांधी जी ने धर्म की वकालत की राजनीति में, ना कि इसलिए कि किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाए या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, केवल इसलिए कि व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो, स्वयं जो वो काम करे अपने धर्म के अनुसार कार्य करे और किसी भी व्यक्ति का धर्म उसको गलत करने की इजाज़त नहीं देता है। तो वही चीज़ कहने का उनका मतलब था कि राजनीति में धर्म की वकालत की इन्होंने। ठीक है, एक सेकंड और। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने की कि ये राजनीति में साधारण व्यक्ति जो आम आदमी था उसको भी जोड़ने का इन्होंने काम किया। ये चाहते थे कि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा समाज का हर वर्ग, आम नागरिक इससे जुड़े, जबकि गांधी जी से पहले ऐसा नहीं था। जो नेता थे उस समय के वो आम आदमी को इसमें जोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ की पुरजोर कोशिश की कि राजनीति में साधारण कॉमन पीपुल, आम व्यक्ति का भी पूरा सहयोग हो इसमें। ठीक है, तो ये इनके कुछ राजनीतिक विचार थे। अब बात करते हैं इनके आर्थिक विचार की। ये हो गया, अब इसकी बात करते हैं आर्थिक विचार की। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, लेकिन फिर भी बन जाए तो कोई बात नहीं। अब इनके आर्थिक विचार करते हैं। आर्थिक विचार मतलब गांधी जी जो थे, गांधी जी जो है लघु उद्योगों के काफ़ी हिमायती थे। वो चाहते थे कि देश में जो लघु उद्योग हैं, छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनका काफ़ी विस्तार हो। वो भारी उद्योग के विरोधी भी थे। इस पक्ष में मतलब उनके भारी जो उद्योग मतलब मशीनरी वाले थे, उनका मतलब उनके विरोधी थे, मतलब उनके सकारात्मक पक्ष के नहीं, उनके जो नकारात्मक पक्ष थे उनके विरोधी थे। कहने का मतलब ये है कि अगर भारी मतलब बड़ी मशीनरियाँ बाहर आएंगी तो उससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी, उनसे बहुत सारा प्रदूषण फैलेगा। तो ये सब चीज़ों के गांधी जी विरोधी थे, ना कि उनके सकारात्मक पक्ष के। ठीक है, तो गांधी जी ने इस चीज़ की बहुत वकालत की कि इसमें कि जो है देश में लघु कुटीर उद्योग और जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले, जिससे साधारण लोगों को फायदा हो। ठीक है, मशीनरी आने से बेरोजगारी और उसकी दिक्कत थी। इसके साथ ही इन्होंने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रस्टीशिप, इनका एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। एक अंग्रेजों का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं वो पिछला वीडियो देख लें, मैंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बताया था। बट ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का है। ठीक है, पूंजीपतियों के उसमें गांधी जी ने इसको जो है ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत लाया, उसमें उन्होंने बताया कि जो पूंजी है, पूंजी जो है उद्योगपतियों द्वारा पैदा की जाती है। तो उद्योगपतियों को पूंजी पैदा करने का एक साधन बताया, लेकिन वो एक चीज के खिलाफ थे कि पूंजी का केंद्रीकरण। उनका मानना था कि उद्योगपति पूंजी का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन उस पूंजी को वो अपने पास से बटोर रख लेगा, अपने पास ही समय इकट्ठा करके रख लेगा, तो उस पूंजी का केंद्रीकरण हो जाएगा, वो पब्लिक तक नहीं जा पाएगा। तो उनका कहना था कि एक उद्योगपति पूंजी पैदा करता है तो उसको एक ट्रस्टीशिप की तरह कार्य करना चाहिए कि वो अपने उपभोग के लिए, मतलब उसको जितनी जरूरत है अपने पास उतना धन रख ले, और बाकी का जो अवशेष धन है उसको वापस समाज में लेके जाए, समाज में, और लोगों एक ट्रस्ट बनाकर समाज की भलाई के लिए कार्य करे। ठीक है, मतलब जितनी जरूरत है उसके पास, मान लीजिए उसके पास 1 लाख रुपए है, उसका खर्च जो है 50,000 रुपए है, तो 50,000 वो रख ले, बाकी का 50,000 समाज में एक ट्रस्ट बनाकर भलाई के लोगों के लिए खर्च करना चाहिए। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, सब पे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक नया चलन आ गया है, कॉर्पोरेट CSR। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने मुनाफे का भारत सरकार द्वारा एक निश्चित अनुपात है, उसको जो है कंपनियां खर्च करती हैं समाज में। क्यों? क्योंकि इस पूंजी का निर्माण वो समाज से ही कर रही हैं, इसलिए समाज में उसका एक निश्चित हिस्सा उसको खर्च करना पड़ता है हर साल। ठीक है, तो ये CSR है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा कभी, CSR जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा कभी तो CSR बताऊंगा आपको ये क्या चीज़ है। ये आप जान लीजिए कि गांधी जी का वही एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब और देखते हैं आगे क्या है। बात, गांधी जो है मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने लिए श्रम की रोटी कमाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कोई व्यक्ति कोई भी बौद्धिक काम करे या जो भी करे, लेकिन फिर भी उसको अपनी रोटी के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो ये गांधी जी ऐसा मानते थे कि श्रम की रोटी सभी को करना चाहिए। गांधी जी भी देखिए अपने चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, वगैरह सारे काम थे, या वकालत का काम करते थे, अपने श्रम करते थे
तो वही उनका मानना था, समाज के हर वर्ग को, चाहे वो कोई भी कार्य करे, अपने खुद के रोटी के लिए श्रम करना चाहिए। अब इसके बाद इनका जो है सामाजिक विचार जानते हैं। इनके सामाजिक विचार कहते हैं। गांधी जी समाज में प्रतिष्ठा के बड़े वो थे कि सभी की जो प्रतिष्ठा है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। वो जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, मतलब जो भारतीय समाज में जो हिंदू, स्पेशली हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो इसके खिलाफ नहीं थे। वो मानते थे कि व्यवस्था जो है केवल कार्यों को बांट कर करने के लिए स्थापित की गई थी, ठीक है। लेकिन प्रतिष्ठा के वर्ग पर सभी समान हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, इंजीनियर हो या कोई वर्कर हो, मजदूर हो। अगर प्रतिष्ठा और गरिमा की बात आए तो वो दोनों आपस में बराबर हैं। ये वर्ण व्यवस्था केवल कार्य को बांटने के लिए की गई है, ना कि छोटे और बड़े की अवधारणा को लेकर। तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि गांधी जी तो वर्ण व्यवस्था के वो थे, ऐसा थे, ऐसा नहीं है। वो केवल इस व्यवस्था को मानते थे इसलिए कि वो कार्यों को बांट कर करने के लिए की गई है, ना कि इसलिए कि छोटे बड़े, समान सबका बराबर होना चाहिए, व्यक्ति के तौर पर और इंसान के तौर पर, कि वो चाहे वो काम कोई भी करता हो, समान सबका बराबर हो, ठीक है। तो इनके सामाजिक, ये सामाजिक था। एक और था, गांधी जी दलितों और हरिजन, इनके भी बड़े फेवर में रहते थे। इन्होंने कई बार अपनी जान पर खेलकर बहुत से कार्य इनके लिए किए, इनको अधिकार दिलाने के लिए, जैसे मंदिर सुधार, ठीक है, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान, ये सब के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किए। तो हरिजनों से भी इनका लगाव था, इन्होंने इनको भी, इस समाज को भी काफी बढ़ावा दिया अपनी तरह से, ठीक है। इसके बाद ये महिलाओं के भी प्रबल समर्थक थे। भाई महिलाओं को भी जो है साक्षर बनाना चाहते थे, सबल बनाना चाहते थे। इन्होंने महिलाओं के लिए भी कई कार्य किए। तो इनके सामाजिक विचार में महिलाएं भी थी कि महिलाओं को भी जोड़ा जाए, महिलाओं को भी सबल बनाया जाए। आज भी देखो महिला सुदृढ़ीकरण चलता है, महिलाओं को अभी भी रिजर्वेशन का इंतजार है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए 33%। तो ये सब चीज़ें गांधी जी के विचार में मौजूद थे, ठीक है। सभी क्षेत्रों में इनकी पैरवी थी, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे समाज से बड़े हो, चाहे राजनीति हो, सब में ये महिलाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित करना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कार्य भी किए। तो आध्यात्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक विचार हो गए। अब आते हैं इनके शैक्षणिक विचार। शिक्षा के प्रति गांधी जी के क्या विचार थे, क्या नजरिए थे। कोशिश कर रहा हूं जल्दी कर दूं, लंबा हो रहा है वीडियो मुझे पता है। इनके शैक्षिक विचार, देखते हैं गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या थे। गांधी जी ने शिक्षा की काफी वकालत की, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई, जब वो खुद भी वो इतने पढ़े लिखे थे, वकील थे, तो वो शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि देश में जो शिक्षा का माध्यम बने वो मातृभाषा में हो, ठीक है, ना कि विदेशी भाषा में, जिससे अपनी भाषा का भी प्रचार हो, अपनी संस्कृति का भी प्रचार हो। इसलिए वो शिक्षा में, मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। इसके अलावा ये जो है 7 से 14 वर्ष तक के सभी को, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के पक्षधर थे। आज भी देखिए हमारे जो, अब तो ये RTI चल गया ना, वो राइट टू एजुकेशन, वो भी इसी का आधार था, इसी के आधार पे बना है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब ये, और जो है रटने की जगह ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो रट्टा मारना नहीं है, बात को समझने की जरूरत है, ठीक है, समझ करके, समझने वाली शिक्षा की पद्धति। इसके बाद ये शिक्षा में ऐसे चीज़ों को शामिल करना चाहते थे जो आगे चलकर इनको व्यवसाय दिलाने में, आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो, जैसे काष्ठ कला है, या किसी औद्योगिक ऐसा संस्थान है, या औद्योगिक शिक्षा कुछ ऐसी है जिससे ये आत्मसम्मान या आत्म जो है निर्भर बन पाए। तो गांधी जी शिक्षा में इस तरह की, इसको जानना चाहते थे। स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। स्त्री शिक्षा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, स्त्री शिक्षा है, ठीक है। और ये मानते थे कि जो शिक्षा है उसका जो बुनियादी आधार क्या है, अच्छे नागरिक पैदा करना, ठीक है, ना कि ऐसे बस पढ़े लिखे बेवकूफ़ नहीं। वो चाहते थे कि इनके जो है एक नैतिक शिक्षा भी दी जाए जिससे एक अच्छे नागरिक देश के लिए पैदा हों। तो ये इनके शैक्षिक विचार थे। CSR। अब बात करते हैं पर्यावरणीय विचार। पर्यावरणीय विचार, गांधी जी जो है पर्यावरण के भी जो
बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इसके भी जो है बड़े पक्षधर थे। ये कहते थे जीवों पर दया करनी चाहिए, अगर हम किसी जीव को जीवन दे नहीं सकते तो उसको मारना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये गांधी जी इस बात का बहुत वो करते थे। अहिंसा ही इनका एक फॉर्मेट हुआ ना, अगर किसी को आप जीवों को मार रहे हो तो अहिंसा फैला रहे हो, तो ये भी इनके पर्यावरणीय विचारों से ही जुड़ा हुआ है। ये कहते थे भाई हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारे क्यों। ठीक है, तो लॉजिक सी बात है ना, हम किसी को नहीं दे सकते जीवन तो क्यों मारें। ठीक है, ये कहते थे गांधी जी कि हमारी समस्त पृथ्वी पर जितने भी संसाधन मौजूद हैं, जितने भी संसाधन, वो हम सभी का पेट भरने के लिए एकदम पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब भूखे रह जाएंगे, नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी हमारे पोषण के लिए आवश्यक हैं और सभी एकदम पर्याप्त हैं हमारी सभी ज़रूरतों के लिए। लेकिन एक लालची व्यक्ति, लालची मतलब वो किसी भी तरह का लालच हो सकता है, एक लालची व्यक्ति का पेट नहीं भरा जा सकता, उसके लिए हमारी संपूर्ण सृष्टि कम पड़ जाएगी। तो गांधी जी ने कहा है कि अपने आप को मतलब सीमित रखिए, जो संसाधन है उनका सीमित रूप से प्रयोग करिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज़ करिए, अधिशेष ऐसा नहीं कि बर्बाद करिए। हमें पानी अगर 1 लीटर चाहिए तो हम 1 लीटर ही लें, ऐसा नहीं कि बस नल खोल के चला दिया, दिन भर उन संसाधन का वेस्ट कर रहे हैं ना। तो वही गांधी जी कहते थे कि पर्यावरणीय उनका विचार यही था कि हम जो भी इस प्रकृति से जो भी लेते हैं वो सीमित रूप में लें, जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी लें। ऐसा नहीं कि भूखे पेट रहे हैं, खाएं, मतलब उतना नहीं कि जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा फैला रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। संसाधन तो उतने ही है ना सभी के लिए, लेकिन एक लालची व्यक्ति का पेट नहीं भरा जा सकता। तो ये इनकी पर्यावरणीय विचार थे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विचार इनके, सबसे लास्ट में आ गया अंतर्राष्ट्रीय विचार। भाई गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, संपूर्ण विश्व उनको जानता था, तो उनके विचारों को भी सभी पढ़ते थे, सभी जो है गांधी जी से प्रेरित थे। बहुत से लोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मान्यता मिली हुई थी। ठीक है, इनके जो विचार थे अहिंसा, ठीक है, सत्याग्रह, इनके जो तरीके थे, इनको बहुत पॉपुलरिटी मिली। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, इसमें भी गांधी जी के इस अहिंसा वाले अंशजों को आज भी माना जाता है और आज भी वैश्विक मंच पर गांधी जी की काफ़ी ख्याति है इनकी अहिंसा को लेकर। जो अहिंसा का विचार इनका था ना, ये बहुत ही पॉपुलर था पूरे विश्व में, आज भी है। ठीक है, तो ये इनके अंतर्राष्ट्रीय विचार थे। ठीक है, और ये मानते थे, अंतर्राष्ट्रीय विचार में ये मानते थे कि संपूर्ण जो विश्व है और जो और भी देश हैं सभी एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें, कोई किसी का शोषण ना करे। ठीक है, कोई किसी पर जबरदस्ती का अधिकार न जताए, सभी को एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वच्छंदता मिलनी चाहिए, सभी अपना जीवन, अपना देश, अपना जीवन आराम से जिए। कोई कॉलोनी, ये एंटी कॉलोनाइज थे ना, एंटी कॉलोनाइज जैसे जो विदेशी जो उपनिवेश के इसमें विरोध थे, तो वही कहते थे कि चाहे एक देश बड़ा हो या छोटा हो, आपस में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, सम्मान करें और उसको स्वतंत्रता दें पूरी तरह से जीवन जीने की। तो ये सारे इनके अंतर्राष्ट्रीय विचार थे। अहिंसा इनका मुख्य था, ये आज भी यूएन में काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इनके मैंने दर्शन और विचार को बताने की कोशिश की है, हालांकि काफ़ी शॉर्ट में कोशिश की है, काफ़ी और बड़ा है, लेकिन मैंने जो है कोशिश की है कि इनके जो मुख्य तत्व थे जितने भी, वो सारे आपके सामने पेश कर सकूं। तो इनके विचार आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और अंतर्राष्ट्रीय विचार ये थे। ठीक है, अब बात करते हैं गांधी जी अफ्रीका में। गांधी जी अफ्रीका पहुंच गए थे ना, और लगभग 21 सालों तक अफ्रीका में रहे। अब देखें उन्होंने क्या क्या किया। अब उन्होंने क्या किया वहां, पूरा बोर्ड खाली हो गया। अफ्रीका में गांधी, अफ्रीका में गांधी जी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी जो है वापस इंडिया आए, भारत वापस आ गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आकर उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद एक जो है गुजराती व्यापारी थे अब्दुल्ला, ठीक है, इनका एक केस था, इसको लड़ने के लिए कहाँ गए, साउथ अफ्रीका। ये केवल केस लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर ऐसे जमे कि 21 वर्षों तक, लगभग 21 वर्षों तक वहीं रह गए। ठीक है, वहां पे इन्होंने
जाकर देखा कि वहाँ पे भी अंग्रेज़ों की सरकार थी। अंग्रेज़ों की सरकार थी तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। किसके प्रति? अफ्रीकियों के और एशियाओं के। जो एशिया से लोग गए थे और जो अफ्रीका के काले लोग थे, इनके प्रति जो है काफ़ी भेदभाव था, एकदम अमानवीय रूप से। भारत में तो जो था ही था, वहाँ और भी ज़बरदस्त था। वहाँ पे गोरे काले वाला भी बहुत चक्कर था ना। यहाँ तो गोरे काले का ऐसा भेद नहीं था, लेकिन वहाँ पे गोरे काले का भी बहुत बड़ा भेद था। तो वहाँ अफ्रीकियों के साथ और जो एशिया से लोग जाते थे उनके साथ बहुत व्यवहार किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा पक्षपात। तो इसका जो है गांधी जी ने काफ़ी विरोध किया। खुद गांधी जी के साथ कई घटनाएं हुई। वो फेमस घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो उनके ऊपर थूका गया, उनको धक्के मार कर ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन थे। तो ये सब चीज़ों पे का गांधी जी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो इन्होंने अपने जितने भी जो सत्य और अहिंसा के जितने भी जो थे अस्त्र थे, इन्होंने सबसे पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, चाहे अहिंसा का या असहयोग या सत्य अहिंसा असहयोग या उसका असहयोग और सविनय अवज्ञा, इन सब का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया था। अहिंसा आपको बता ही चुका है। असहयोग मतलब हम विरोध नहीं करेंगे किसी का, लेकिन किसी का सहयोग भी नहीं करेंगे। जैसे सरकार कोई कार्य कर रही है, करने दो, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे, भले हम उस पद पर हैं, बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे सहयोग, मना भी नहीं करेंगे और सहयोग भी नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा का हम विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ कर कहेंगे हम ये काम नहीं कर सकते, विनम्रतापूर्वक। तो ये जितने भी ये प्रयोग थे, गांधी जी ने इनका सबसे पहला प्रयोग यही किया था। ठीक है, और क्या किया था देखें वहां पे 1894 में, भैया 92 के 1892 में गए थे वहाँ, 93 में 92-93 में। तो 94 में उन्होंने सबसे पहले नटाल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, उसके बाद 1903 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। अब ये दोनों ही जो थे, इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम था जो सत्याग्रही थे, सत्याग्रही, इनको यहाँ रुकवाना अपने साथ, इनका जो है इनकी देखभाल करना और इनका जो है रिहैब को हिंदी में बोलते हैं इनके पुनर्वास की व्यवस्था की। ठीक है, हालांकि इसकी जब स्थापना कर रहे थे तो इंडिया से कई लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग, ठीक है, जिन्ना हो, इन सभी ने अपना आर्थिक सहयोग दिया था इसको ओपन करने के लिए गांधी जी को। ठीक है, और इस फार्म को खोलने में जो है ना, इनके एक जर्मन फ्रेंड थे, कॉलिनबर्ग, नाम याद रखिएगा, कॉलिनबर्ग, ये इनके जर्मन दोस्त थे इनके गांधी जी के। इन्होंने भी मदद की थी काफ़ी इनकी। सॉरी, 1910 है, 1910। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने अफ्रीका में एक अनिवार्य पंजीकरण कानून का काफ़ी विरोध किया था। तो देखते हैं ये अनिवार्य पंजीकरण कानून क्या था। एक अनिवार्य पंजीकरण कानून ऐसा था कि वहाँ पर जो है शादी को केवल क्रिश्चियन अगर पद्धति से आप करते हो और उसका पंजीकरण कराते हो तभी वो वैध माना जाता था, अन्य किसी भी उससे ये वैध नहीं होता था वहाँ पे। तो गांधी जी ने इसका काफ़ी विरोध किया और अंत में इसमें सफलता भी हासिल की। उनको ये मानना पड़ा अंग्रेजों को। तो पहले जो केवल वहाँ पे जो क्रिश्चियन रीति से शादी करते थे उसी का पंजीकरण होता था वहाँ पे, बाकी को वैध नहीं मानते थे लोग। उसके अलावा 1903 में इन्होंने एक पत्रिका अपनी इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका निकाली। ठीक है,
अखबार निकाला था, अखबार था, ये अखबार था। इसमें इन्होंने जो है मजदूरों की काफ़ी वकालत की थी, मजदूरों के हक के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो है जो टॉलस्टॉय 1906 में नटाल कांग्रेस के माध्यम से ही अपना अहिंसा का प्रयोग जो है सत्याग्रह, अपना सत्याग्रह जो है इसका प्रयोग सबसे पहले 1906 में नटाल कांग्रेस के माध्यम से ही वहां पे किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है क्या किया, और साउथ अफ्रीका में इन्होंने काफ़ी मजदूरों के लिए, काफ़ी गरीब वर्ग और निचले वर्ग के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी इन्होंने किया। बल्कि बाद में जो है साउथ अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये साउथ अफ्रीका दौरे पे गए थे भारत से। वहां पे इनकी मुलाकात किससे हुई, गांधी जी से। तो गोखले जी ने गांधी जी को काफी राजनीतिक शिक्षा दी। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, ठीक है। तो वहां पर अपने सारे कार्य करने के बाद लगभग 1915 में गांधी जी कहाँ गए, इंडिया, ठीक है। ये बीच में भी जब 21 साल लगभग ये वहां पे थे तो बीच में भी इंडिया आए थे। जैसे 1901 में भी आए थे, 1901 में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद 1916 में भी आए थे। 1916 में इन्होंने सबसे पहला अपना सार्वजनिक भाषण दिया था। कहाँ दिया था, बीएचयू का नाम सुना आप सबने, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय, इसकी जो है शिलान्यास का जो है प्रोग्राम था। वहां पर इन्होंने अपना सबसे पहला पब्लिकली अपना भाषण दिया था, जनसभा को संबोधित किया था 1916 में। तो याद रखिएगा 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी, उसकी नींव शिलान्यास हुआ था। उसी समय गांधी जी भारत आए थे और उन्होंने पहली जनसभा को संबोधित किया था। तो ये था गांधी जी के बारे में, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कैसा था, इन सभी को एक समग्र रूप से मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी कुछ आज गांधी जी के बारे में पता चला होगा। काफ़ी गांधी जी की काफ़ी लोग आलोचना भी करते हैं, काफ़ी उनकी अच्छाई भी करते हैं, काफ़ी उनकी बुराई भी करते हैं। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैंने तो आपको एक दृष्टिकोण दिया है, आप देखिए अपनी तरफ से गांधी जी का, आप खुद से चित्रण करिए कैसे थे। कुछ लोग गांधी जी की और आलोचना करते हैं कि उन्होंने कोई भी आंदोलन जो था वो पूरा नहीं किया। जितने भी थे, जितने भी आंदोलन गांधी जी, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, सारे क्या किए, स्टार्ट तो करते थे, बीच में छोड़ देते थे, फिर दूसरा आंदोलन स्टार्ट करते थे, फिर खत्म कर देते थे। किसी भी को भी टॉप पे ले जाके उन्होंने खत्म नहीं किया, बीच में ही छोड़ देते थे। तो इससे गांधी जी की काफ़ी लोग आलोचना भी करते हैं। लेकिन देखिए मेरा ऐसा है ना कि जैसे आपको किसी से कुछ लेना हो, कोई आपसे शक्तिशाली व्यक्ति है, आपको उससे लड़ना हो और आप उससे अगर जीत ना पाओ एक बार में, तो क्या करो ना, तो आप लड़ोगे उससे, फिर बाद में समझौता कर लोगे, तो कुछ तो देगा। अगर 100 रुपए की चीज़ है तो 5 रुपए देगा। तो वैसा ही था कि गांधी जी का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि एक बार में अंग्रेजों को मार के भगा देना है, उनसे जीत लेना है। वो क्या करते थे ना, सत्याग्रह किया, दबाव बनाया सरकार से, फिर संधि की, संधि के स्वरूप कुछ ना कुछ मिल जाता था उनको, फिर दूसरा आंदोलन चलाते थे, फिर यही करते थे, फिर चलाया, फिर यही। तो धीरे धीरे करके उन्होंने लिया, पहले 5, फिर 5, फिर 5, फिर 10, ऐसे ऐसे करके। एक बार में 100 मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा, लड़ाई आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए गांधी जी की नीति थी, दबाव बनाओ, थोड़ा सा लो, फिर थोड़ा दबाव बनाओ, फिर थोड़ा सा लो। तो कुछ लोग गांधी जी का विरोध भी करते हैं, कुछ लोग गांधी जी की इस नीति का समर्थन भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी तो बस आंदोलन चला देते थे, उसके बाद भाग जाते थे। तो वो भागते नहीं थे, वो उनकी नीति थी, दबाव बना के धीरे धीरे किसी से कुछ लेने की, ठीक है। तो ये गांधी जी थे। तो यहाँ तक तो गांधी जी का हमने विचार वगैरह पढ़ाए। अब इनका देखते हैं कि इनका राजनीति में जो भारत में आगमन हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या किया। तो भारत में गांधी का आगमन, ठीक है, कब आए थे? 16 में था ना, 15 तक आ गए थे। अब ये जो है यहाँ से हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। आप देखिएगा इसको। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें गांधी जी के इसके बारे में पढ़ाएंगे कि इन्होंने आगे चल के कौन कौन से आंदोलन चलाए, कैसे अंग्रेजों पर दबाव बनाया और भारत को आज़ादी मिली। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखिए और शेयर जरूर करिए और नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए अपने माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद।